चलो ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय शो सक्सेस रेसिपी। आज जो मेरे साथ मेहमान हैं वो बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं। इस वक्त वो बीएस बायोकेमिस्ट्री कर रहे हैं। उन्होंने डेंटल टेक्नीशियन कोर्स भी किया हुआ है। एक बेहतरीन इंसान है, एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक बहुत अच्छे साथी हैं। तो आज मेरे मेहमान का नाम है गौहर अशरफ साहिब, जो कि आज मेरे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करेंगे, इनके बारे में जानेंगे, इनकी फील्ड के बारे में जानेंगे और ये मुस्तकबिल में क्या करना चाहते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। तो गौहर अशरफ, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने इस इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला। कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सामा, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तो गौहर अशरफ, मैं आपको अपने शो के फॉर्मेट के बारे में आगाह कर देता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ जी। ऑल तो हम इसके पहले हिस्से में आपकी ज़िंदगी की कहानी सुनेंगे, आपके बारे में जानेंगे। आप क्या करते आए हैं और क्या कर रहे हैं इसके बारे में जानेंगे। सेकेंडली, शो के दूसरे हिस्से में आप की फील्ड के बारे में हम जानेंगे कि आप किस तरह की फील्ड से वाबस्ता हैं और मुस्तकबिल में क्या करना चाहते हैं, किस फील्ड में एक्सेल करेंगे आप। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप आप ऐसे स्टूडेंट्स को एडवाइस करेंगे कि जो आपकी फील्ड में आना चाहते हैं और आपकी फील्ड में मौजूद हैं, या वो आपकी फील्ड में रहते हुए अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उनके लिए आप एडवाइस देंगे कि वो किस तरह इस फील्ड में रहते हुए आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। इन शॉर्ट, वो आप उनको सक्सेस कैसे भी बताएंगे कि किन फुट स्टेप्स पर चलते हुए वो सक्सेस तक पहुंच सकते हैं। तो ये है हमारे शो का फॉर्मेट, एक समरी कि जिसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो आप क्या तैयार हैं इसके? ओके, आई एम रेडी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया, आप अपने बारे में बताइए कि आप क्या कर रहे हैं और क्या करते आए हैं। अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाइए आप हमें। ओके। माई सेल्फ मोहम्मद गौहर एंड आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा फ्रॉम तहसील मुरीद के। आई लिव इन मुरीद के एंड first of all I got my primary education from a private school, and then I go for intermediate from Punjab group of colleges. And then this was the time when uh, I want to take a little gap because I wish to get admission in MBBS or other medical field, but my merit was not according to the rules Criteria. and regulations. So I decided to improve my FSC marks, and for which I have to wait for 1 year. During that time, I started my diploma in dental technician from Demont Morency College of Dentistry, Lahore. So I went to Lahore and started my diploma. Meanwhile, I was studying my FSC and my entrance test, MDCAT test. So during that time, I completed my 2 year diploma dental technician. So then I attempted entrance test of University of Agriculture, Faisalabad, and for which I qualified in BS Biochemistry. And currently, I'm doing BS Biochemistry. I'm in sixth semester, and my studies are going well throughout my university experience. So that was my educational career, and I'm doing currently right now BS Biochemistry. ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, आपने बताया कि आप डेंटल टेक्नीशियन कोर्स भी, आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है। ये जी। ये क्या चीज़ है कि इसके बारे में आप थोड़े हमारी ऑडियंस को बताएंगे, ज़रा उर्दू में बताएंगे, क्योंकि हमारी ओके। ऑडियंस थोड़ी लेमैन है।
तो आप ओके, कोशिश ओके। कीजिए कि इसके बारे में आप उनको गाइड करें। जी। ये मेरे लिए एक ऐसा स्टेप था कि जिसमें मुझे खुद को अपने आप को मोटिवेट करना था। इसलिए मोटिवेट करना था एक्चुअली, मैं एक ऐसा स्टूडेंट था जो कि मेडिकल में एडमिशन लेने का ख्वाहिशमंद था। तो उसके लिए जब मैंने क्वालिफाई करना चाहा, टेस्ट दिया वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो वो ना क्लियर हो सका। तो उसके बाद मुझे इम्प्रूवमेंट करना थी, अपने जो है वो क्या कहते हैं मार्क्स इम्प्रूव करने थे। तो मैंने अपने उस टाइम को कंज्यूम करने के लिए, उसको कारआमद बनाने के लिए, मैंने साथ में डेंटल टेक्नीशियन का डिप्लोमा स्टार्ट कर लिया। और इसकी सबसे बड़ी जो वजह थी वो ये थी कि मैं फील्ड के साथ इन टच रहूं। आगे जिस फील्ड में रहना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ, उससे थोड़ा सा मैं इन टच रहूं, ताकि मेरे अंदर उस चीज़ को मोटिवेशन, उस चीज़ को देख देख के मोटिवेशन पैदा हो। मतलब जब मैं वहाँ पर डॉक्टर्स के दरमियान रहूंगा, मेरी इंटरेक्शन उनके दरमियान होगी, तो एक्चुअली क्योंकि मैं खुद भी डॉक्टर ही बनना चाहता हूँ, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी पीस ऑफ मोटिवेशन थी कि मैं ऐसी जगह पे जाकर रहूं जहाँ पे मुझे अपने आइंदा आने वाले फ्यूचर नजर आए। ठीक है। तो इस वजह से मैंने उस चीज़ को ज्वाइन किया, और साथ ही ये मेरा टाइम भी बचा रहा था, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सब्जेक्ट, जो कोर्स आप एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, दोबारा उसी को पढ़ना आपके लिए जो है वो इतना टेस्टी नहीं रहता। ठीक है। जो बुक्स आपने एक दफ़ा पहले पढ़ ली हूँ, आपको दोबारा फिर पता हो कि यार अब मैंने फिर दोबारा यही पढ़नी है, तो चलें एक तरह से ये मेरे लिए एक जो है वो चीज़ बन गई कि मैं इसमें लाइवली अपनी प्रिपरेशन भी करता रहूँ, और साथ साथ जो है वो एक अच्छी सर्टिफिकेशन भी हासिल कर लूँ, जो कि मेरी अपनी ही फील्ड से रेलिवेंट है। तो इस तरह से मैंने ये चीज़ डिसाइड की, और वहाँ जो है एडमिशन लेके अपने उस डिप्लोमा को भी साथ साथ सिक्योर किया, उसमें भी वर्किंग की, और फिर उसके बाद साथ साइडवेज मैंने अपनी प्रिपरेशन भी जारी रखी, उसकी इम्प्रूवमेंट की भी और एंट्री टेस्ट के भी। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो डेंटल टेक्नीशियन डिप्लोमा है, ये क्या चीज़ है? जी। इसके इसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या दांतों का इलाज करते हैं, या किस तरह वो जो है ना इस फील्ड में काम करते हैं? क्या उनके रोल्स हैं, क्या उनकी डेजिग्नेशन, आप इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? ओके। जितना मैं इस फील्ड को जाना हूँ डेंटल टेक्नीशियन को, तो ये एक्चुअली जो है ना मेडिकल की फील्ड में पाई जाने वाली एक इंजीनियरिंग है, एक आर्किटेक्चर है, कि जिसमें आप नेचुरल जो प्रोसेसेस हैं, जो आपकी नेचुरल अपीयरेंसेस हैं, उनको आप दोबारा से रीगेन करते हैं, रिक्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको टीथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई दांतों का मसला है, किसी का कोई दांत टूट गया है, कोई खराब हो गया है, या दांत टेढ़े हैं, या फिर जो है क्या कहते हैं दांत है ही नहीं है, तो उनको दोबारा से किस तरह रीगेन करना है, रिक्रिएट करना है, हमारी फील्ड उस चीज़ से रिलेट करती है कि हमने उनको दोबारा से जनरेट करना है, उनको दोबारा से बनाना है, ताकि वो आपकी रियल एस्थेटिक्स के मुताबिक बन जाए। तो इस हवाले से हम ऐसा करते थे कि हम जो है वो क्राउन एंड ब्रिज के ऊपर काम करते थे। क्राउन एंड ब्रिज का मतलब है कि एक हकीकी दांत के ऊपर एक कवर चढ़ा देना, ताकि उसकी प्रोटेक्शन रहे, और उसके साथ अगर कोई टीथ मिसिंग है तो उसकी जगह भी जो है वो बना दिया जाए। तो मतलब हमने मसनूई तरीके से, जो आपके पहले नेचुरल टीथ हैं, अब क्योंकि वो नहीं रहे, तो मसनूई तरीके से आर्टिफिशियली हमने उनको क्रिएट करना होता है। तो ये बेसिकली लिटिल बिट इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर है ये, इस तरह से। तो इस तरह से हम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, हम जो है क्या कहते हैं उसको मोल्ड करते हैं, और उसको जो है वो दोबारा रीगेन करवाते हैं, ताकि आपका नॉर्मल फंक्शन और आपकी जो नेचुरल एस्थेटिक्स है वो बन सके और कायम रहे। ठीक है। अच्छा, अक्सर देखा गया है कि जिन बच्चों के या जिन लोगों के दांत कमजोर होते हैं उनमें तार लगा दी जाती है, उनमें ब्रेसेस लगा दिए जाते हैं। तो क्या यस। ये भी आपकी फील्ड से ही मुतल्लिका है कि आपका आपका रोल इसमें, ये आपका काम ही है या कुछ या डॉक्टर का काम है? जी, ये लिटिल बिट हमारा काम है, एंड अमोर जो है ये डॉक्टर का काम है। मिसाल के तौर पर क्या है कि अब ब्रेसेस जो हैं वो क्या कहते हैं, वो रिमूवेबल भी हो सकते हैं, वो फिक्स्ड भी हो सकते हैं। ठीक है। तो वो मोस्टली जो है क्या कहते हैं तो डॉक्टर का ही काम है। लेकिन अगर हमने जो है क्या कहते हैं वो अलाइनर्स बनाने हैं,
जो कि जिनका भी काम सेम यही है कि वो दांतों को अलाइन करेंगे, टेढ़े दांतों का जो है वो उन्हें इलाज करेंगे। ये डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर कि उसकी डिफॉर्मिटी किस टाइप की है। मतलब आया कि वो सिंपल जो है वो अलाइनर से या अप्लायंस से ठीक होने वाले हैं, या कि उनको जो है वो मजीद जो है वो वायर वर्क करके ब्रेसेस वगैरह लगा के फिर उन्हें ठीक किया जाएगा। तो अगर तो वो वेरी जो है वो क्या कहते हैं हल्की सी डिफॉर्मिटी है, तो या फिर अगर आप चाह रहे हैं कि आप उसको सिर्फ जस्ट अलाइन कर दें टीथ को, या उनकी जगह पे ही रोक दें उन्हें, मजीद वो अपनी लाइन से बाहर ना निकलें, तो फिर तो ये हमारा ही काम है, हम उसे अप्लायंस बना देंगे, उसके रिटेनर बना देंगे। लेकिन जिस तरह के आप देखते हैं कि मोस्टली जो है वो पेशेंट्स हैं, उनमें जो है वो बचपन में दांत जब अभी वीक होते हैं, जैसे आपने भी बताया, तो वो उस दौरान जो है वो जुबान लगने की वजह से या उंगली लगने की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता उनमें डिफॉर्मिटी पैदा होती है, और वो इतनी हो जाती है कि उनके दांतों के दरमियान ऑटोमेटिकली एक लॉक बन जाता है। वो लॉक क्या करता है कि वो दांतों को आपस में एक दूसरे के साथ ही जो है वो जोड़ देता है। फिर उस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, वो एक सर्जन है, वो उसको डिजाइन करता है, उसका सारा फ्रेमवर्क बनाता है, उसको प्लान देता है कि वो किस तरह से अब इसको जो है वो ठीक करेगा। तो इस तरह से ये हमारी एक कम्बिनेशन ही है कि जिसमें आपको टेक्नीशियन भी चाहिए और जिसमें आपको डॉक्टर भी चाहिए, दोनों की जो है वो कम्बिनेशन से ये बनेगा। अच्छा, ये आम हालात में ये ताहे हाथ लगे रहती हैं, ये जो तार होती है, ब्रेसेस होती है, ये ताहे हाथ लगी रहती है या इसको एक अरसे के बाद उतार दिया जाता है? इसका क्या फॉर्मेट है, आप जरा बताएं। जी, जैसे मैंने पहले जिक्र किया है कि ये डिपेंड करेगा पेशेंट टू पेशेंट, आपका केस कैसा है। अगर तो एक जो है क्या कहते हैं थोड़ी सी मिसअलाइनमेंट है, तो उसको ठीक करने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा कि आप उसको यूज़ करें, ब्रेसेस को, अपने लाइनर्स को, रिटेनर्स को यूज़ करें, और फिर उसके बाद आप डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक उसे रिमूव भी कर सकते हैं। तो इस थोड़े से टाइम से मुराद यही है कि ये 6 माह से 1 साल का दौरानिया इसका सबसे छोटा दौरानिया है, और मैक्सिमम जो है ये कम से कम भी 4 से 5 साल तक भी यूज करवाए जाते हैं, जो फिक्स्ड ब्रेसेस हैं, जिनमें केस स्टडी जो है वो मजीद इन्हें कम्प्लेक्स हो, लॉक हो, फिर उस इस सारे प्रोसीजर में आपको इतना टाइम लग सकता है, लेकिन ताहयात नहीं है बिल्कुल, ये यानी इंशाल्लाह आपका। एक ना एक दिन इसको उतरना ही है, ये नहीं कहने का मकसद ये है। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, ये लगा हुआ बात लंबी जा रही है। ये जब ब्रेसिस लगी होती है तो पेशेंट के लिए किस हद तक वो अजियत की बात है कि वो उसके खाने में या पीने में कोई मसला मसाइल आ रहा है? जी, जब ये ब्रेसेस लगे होते हैं उस वक्त पेशेंट को काफ़ी हद तक जो है वो इस चीज़ में मसला होता है, खाने पीने में भी, क्योंकि वो इस चीज़ के लिए जो है वो नेचुरली प्रिपेयर्ड नहीं होता है। क्योंकि जो हमारे टीथ होते हैं वो तो उनका नेचुरल फंक्शन होता है, वो नेचुरली फॉर्म होते हैं, बट क्योंकि ब्रेसिस हैं एक एक्सटर्नल चीज़ है, इन नेचुरल चीज़ है, इस वजह से इसके आपकी बॉडी के साथ अटैच होने से आपको मसला तो होता है। जैसे सिंपल एक ग्लासेस है, अगर आप ग्लासेस यूज करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ, तो जब हम वेरी फर्स्ट टाइम ग्लासेस यूज करते हैं तो हमें ये भी प्रॉब्लम कर रहा होता है, क्योंकि ये हमारी नेचुरल बॉडी का हिस्सा नहीं है ना, ये हमने आर्टिफिशियली जनरेट किया हुआ है। तो बिल्कुल इसी तरह जब टीथ के ऊपर ब्रेसेस लगते हैं तो वो वाकई एक बहुत ज्यादा तकलीफ दे अमल भी है, कि पेशेंट को बहुत ज्यादा डाइट्स जो है वो मना कर दी जाती हैं कि आप ये नहीं खा सकते, क्योंकि उन डाइट्स के टुकड़ों का आपके ब्रेसिस की वायर्स के अंदर फंस जाने का जो है बहुत ज्यादा खतरा होता है। फिर उसके बाद जब आपके ब्रेसेस होते हैं तो आप उस तरह नॉर्मली दांतों की सफाई नहीं कर सकते हैं, ब्रश नॉर्मली नहीं कर सकते हैं उस तरह से जिस तरह पहले कर रहे हैं। तो उनकी सफाई क्योंकि आप पहले नहीं कर पा रहे हैं, और उसके बाद अगर आप हर एक चीज खाते जाएंगे तो वो आपके लिए जो है वो मसला करेगा। जी, तो इसलिए जो है वो ये इतनी प्रॉब्लम आपको जरूर होगी ठीक है। ब्रेसेस अच्छा, वगैरह। बैक इनटू योर हिस्ट्री, जैसे कि आपने बताया कि यू आपने आप चाहते थे कि आप एमबीबीएस की फील्ड में जाएं, लेकिन किसी वजह से मार्क्स कम होने की वजह से, क्राइटेरिया पूरा होने ना होने की वजह से आप नहीं जा सके। तो किस तरह जी। आपको इसका ख्याल आया कि आपको डेंटल टेक्नीशियन ही करना है? आया कि आप देखते हैं कि और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं मेडिकल में, अब तो बहुत ज़्यादा फील्ड्स आ गई हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मेरिट की जरूरत भी होती है। तो आपको किस तरह लगा कि आपको इस फील्ड में आना चाहिए, और ये फील्ड आपके लिए किस हद तक फायदेमंद साबित हुई? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मेरे जो है वो फादर का भी रोल है, क्योंकि वो हेल्थ डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड हैं, वो हॉस्पिटल में जो है क्या कहते हैं
एज एन इलेक्ट्रिशियन काम करते थे, तो उनका काफ़ी इस चीज़ से लिंक था मेडिकल के सेम साथ। हॉस्पिटल में जहाँ से आपने किया ये डिप्लोमा? नो 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 नो, वहाँ वो काम कर चुके हैं, पहले वो वहाँ काम कर चुके हैं, फिर उसके बाद वो एट दैट टाइम वो कर रहे थे गवर्नमेंट माशूर हॉस्पिटल में, ठीक। तो वो भी लाहौर में है उसके पास। जी। तो वहाँ उन्होंने देखा हुआ था कि डिप्लोमा जो है, क्योंकि एक्चुअली मेरा अपना झुकाव भी एमबीबीएस की रिस्पॉन्स जो है बीडीएस की तरफ ज़्यादा मेरा झुकाव था। अच्छा। तो इस चीज़ को जानते हुए उन्होंने मुझे ये रेफर किया कि आप ऐसे करो, अगर बिल्कुल फ्री रहने की बजाय ना आप एक ऐसी चीज़ साथ रख लो जो आपको बोर नहीं होने देगी आपकी स्टडीज़ में। मैंने आपको पहले ठीक है। बताया ना कि जो कोर्स आप पहले पढ़ चुके होते हैं उसे दोबारा पढ़ना बहुत मुश्किल है आपके लिए, अगर आप जी दोबारा जी। सेम वही चीज़ें पढ़ेंगे। तो इस तरह से मुझे पता चला कि ये डिप्लोमा है ऐसे, तो मैंने उसमें जो है वो उसको जॉइन किया और फिर उसे लेकर चला। तो ये वजह बनी मेरी तो इसे जॉइन करने की। ये इस डिप्लोमे में आपका एक्सपीरियंस कैसा गया, आपने कितना सीखा? अब ये चीज़ आपके लिए किस हद तक फायदेमंद है, ये भी जरा बता दें। देखिए ये जो है ना, ये एक प्रोफेशनल डिग्री है, इसको आप करके आप अपना काम कर सकते हैं, अपना अपना बिजनेस कर सकते हैं, मतलब आप अपनी लैब ओपन कर सकते हैं जिसमें आप इन जो है वो डेंटल प्रोसीजर्स को यूज़ करते हुए अपनी वो प्रोसेसेस करेंगे। और तो ये एक तरह से एक प्रोफेशनल और सेमी प्रोफेशनल डिग्री है, इसकी अपनी जॉब है, आप इसका अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो इस लिहाज से ये एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। और उसके अलावा जैसे आपने पूछा है कि इसमें सीखने के लिए क्या मिला है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि हमारा एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट था, तो हमारी रियल टाइम जो है वो ऑन पर्सन जो है वो प्रैक्टिस है, ऑन पेशेंट्स हमारी प्रैक्टिस है। हमने रियल पेशेंट्स के ऊपर प्रैक्टिसेस की हुई हैं और वहाँ रहते हुए उनकी लैब्स में, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको पता है कि नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जी ठीक है? तो इस तरह से हमारी जो है वो रियल ह्यूमन बेस्ड प्रैक्टिस है। हमने जो है वो क्या कहते हैं अपनी प्रैक्टिस उन पेशेंट्स के ऊपर की हुई है, और उनके जब हम केस स्टडीज करते थे उनके लिए जो है वो प्रोसेसेस बनाते थे। तो इस तरह से ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि हमें जो है वो क्या कहते हैं जैसे आप हाउस जॉब देख लें कि डॉक्टर्स भी जो है क्या कहते हैं मेडिकल कॉलेजेस से पढ़ने के बाद अपने रियल पेशेंट्स के ऊपर अपनी हाउस जॉब करते हैं, तो ये अ लिटिल बिट वैसे ही है कि हमने जो है वो क्या कहते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद अपनी रियल ह्यूमन बेस्ड प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। तो इस तरह से वहाँ करने के लिए काफ़ी कुछ था। उसके अलावा एक मैं जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि मेरी प्राइमरी एजुकेशन इंटरमीडिएट तक सारी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में से थी। तो इस तरह से एक शिफ्ट लेके आना प्राइवेट इंस्टीट्यूट से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की तरफ, तो ये भी एक बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस था, क्योंकि यू नो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। तो जी। आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस भी हुआ। तो इस तरह से मैंने देखा कि किस तरह फैसिलिटीज़ को कम फैसिलिटीज़ को भी कई दफ़ा ब्रोए गार्ड लाते हुए आपको जो है वो कैसे काम करना पड़ता है। ठीक है। जी। मतलब आपका इसमें इंटरेस्ट भी था, इससे आपको फायदा भी हुआ कि आपको डायरेक्ट पेशेंट के साथ काम करने का मौका मिला, कम्युनिकेट करने का मौका मिला, और अब इसको यूज करते हुए आप इसको अपना स्टार्टअप भी यूज को कर सकते हैं। तो वो बिल्कुल। तो मतलब कि बहुत अच्छी एक फील्ड है ये। ठीक है। जी, जी, अच्छा, बिल्कुल। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अब अभी जैसे आपने बताया कि राइट नो आप 6 सेमेस्टर में हैं बायोकेमिस्ट्री के, बीएस बायोकेमिस्ट्री आप यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से कर रहे हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से। तो इतना चेंज कि आपने एमबीबीएस आप में एडमिशन लेना चाहते थे, इंटरेस्ट आपका था बीडीएस में, किया आपने, डेंटल टेक्नीशियन डिप्लोमा कर लिया, और उसके बाद आप बायोकेमिस्ट्री में आ गए। तो इतना सारा चेंज जी, आप मतलब किस तरह आपने इसको एक्सेप्ट देख किया कि आप आपको इसका मशवरा कैसे आया, किस तरह आपने अब इस फील्ड को अपने साथ रिलेट किया, तो इसके बारे में आप जरा बताएं। देखिए एक्चुअली ऐसा है कि जो हमारी कंट्री में ये मेडिकल स्टूडेंट्स का जो मेरिट सिस्टम है ना, ये ऑनगोइंग है, ये चालू ही रहा है, इसने बढ़ते रहना है और बढ़ना ही है, ठीक है? जिस तरह आपने भी पीछे देखा है कि ड्यूरिंग कोरोना जो है वो हमारे बच्चों के जो मार्क्स आए हैं,
तो वो किस हिसाब से आए हैं? आपने देखा है कि 100% मार्क्स भी अब आने लग गए हैं। जी। तो एक ऐसी दौड़ में लग के खुद को थकाने की बजाय आप ऐसा कर सकते थे कि अपने लिए कोई एक सिक्योर फ्यूचर चूज़ करें और उसको आगे लेके चलें। तो अच्छा, ये काम मैं फिर 2 साल पहले भी कर सकता था, आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा। लेकिन एक्चुअली क्या था कि जो है ना, एक कोशिश अपने शौक के लिए करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता था कि आपको कल किसी किस्म का कोई रिग्रेट ना रहे, ठीक है? तो वो मेरा टाइम जो है वो क्या कहते हैं, मेरी उस कोशिश के दरमियान रहा। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन देन जो है वो मुझे जल्दी इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि आपकी एज तो गुज़र रही है। आप जैसे-जैसे ग्रो कर रहे हैं, आपकी एज गुज़र रही है, जिसकी वज़ह से आपको नेक्स्ट आने वाले फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करें, तो उसके अंदर जो है वो एज लिमिट होती है, हर तरह से होती है। फिर देन जिस किस्म का हमारे यहाँ पे जो कॉम्पिटिशन चल रहा है, इसमें आपको अपनी स्टडीज़ को टाइम टू टाइम जो है वो अपग्रेड करने की ज़रूरत है। आप कभी भी जो है वो अगर मैट्रिक है तो मैट्रिक नहीं रह सकते, इंटर है तो इंटर नहीं रह सकते, और वैसे भी एजुकेशन एक जो है वो ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो इस तरह से मैंने अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट करने का सोचा कि मुझे ग्रेजुएशन स्टार्ट करनी चाहिए, 4 ईयर ग्रेजुएशन एटलीस्ट स्टार्ट करनी चाहिए, ताकि मैं अपने फेलोज़ के साथ, अपने टाइम के साथ दोबारा मैच कर सकूँ। तो फिर उसके बाद मैंने जो है ग्रेजुएशन में मैंने देखा कि मैंने कौन-कौन सी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो बीइंग अ रेज़िडेंट ऑफ लाहौर, तो मैंने लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई किया, मुल्तान, फैसलाबाद, मतलब जितनी हमारे पास जो है वो रीनाउंड पब्लिक इंस्टीट्यूट्स थे, वहाँ अप्लाई किया। तो क्योंकि यहाँ मेरा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में मेरा मेरिट बड़ा अच्छा बना, मेरा टेस्ट अच्छा हो गया, तो मैंने यहाँ पे एडमिशन सिक्योर कर लिया, और फिर यहाँ पे इनका जो एजुकेशनल ईयर था वो भी पहले स्टार्ट हो जाता है, तो इस लिहाज से मैं यहाँ अपना एडमिशन सिक्योर कर चुका था, और फिर यहीं पे जो है वो इसे मज़ीद जारी रखने का बेहतर समझा। और सेकंड पार्ट जो आपके क्वेश्चन का है कि पीएस बायोकेमिस्ट्री इतना शिफ्ट हुई है किस तरह से? तो इसमें ये था कि आपको पता है, एक तो आप पब्लिक इंस्टीट्यूट में आपकी चॉइस से हट के आपका मेरिट चूज़ करता है कि आपने क्या डिसाइड करना है, मतलब किस तरह से आप कौन-सी फील्ड चूज़ करना चाहते हैं। तो उसमें ये था कि अ, मेरा मेरिट जो है वो इसके राउंड अबाउट बन रहा था बायोकेमिस्ट्री के, और फिर बायोकेमिस्ट्री भी जब मैं आपको इसमें मज़ीद नेक्स्ट बताऊँगा, तो आप खुद इसे देखेंगे कि ये किस तरह से मेडिकल की फील्ड से रिलेटेड है। आया कि ये खुद एक मेडिकल फील्ड है कि नहीं? तो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल ठीक है आंसर यू। सर, आपने बहुत अच्छा एक मैसेज भी दिया हमारे यंगस्टर्स को कि एक चीज़ के पीछे भागने से कोई फायदा नहीं, आप मूव ऑन करेंगे, हो सकता है आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, आपके हक में मजीद बेहतर हो जाए। और सेकेंडली आपने बिटर ट्रुथ भी आपने इस सोसाइटी का, इस हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी बता दिया कि आपके चॉइस से ज़्यादा आपके जो मेरिट है, आपके मार्क्स चूज करते हैं कि आप किस फील्ड में जाएंगे। तो इस फील्ड को भी, इस चीज़ को भी हमें बेहतर करना चाहिए। तो अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल, आप कॉलेज में गए, पंजाब कॉलेज, पंजाब कॉलेज में गए, फिर उसके बाद आप डेंटल टेक्नीशियन को डिप्लोमा लेने के डी मोर्ट कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री में गए। फिर नेक्स्ट आपने अच्छा अच्छा डेंटल टेक्नीशियन को डिप्लोमा के दौरान आप अपने जो एफएससी थी वो भी इम्प्रूव करते रहे, तो वो क्या इम्प्रूव हुई थी? जी, जी, बिल्कुल उसमें मेरे ठीक है। मार्क्स गेन हुए। अच्छा, उसके बाद आपने बायोकेमिस्ट्री, बीएस बायोकेमिस्ट्री ज्वाइन किया फ्रॉम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। तो यूनिवर्सिटी। किस तरह आपका ये एक्सपीरियंस, जैसे आपने स्कूल से पंजाब कॉलेज से फिर आप डेंटल टेक्नीशियन डिप्लोमा करने के लिए पंजाब डिमोट यूनिवर्सिटी कॉलेज में, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, तो इस तरह जो एक्सपीरियंसेस आपने गेन किया है कि मुख्तलिफ बैरियर से गुजर के आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं, तो आपको किस तरह का ये एक्सपीरियंस लगा, किस तरह आपने मतलब कि कैसा पाया इन सारे जगहों को अपने हक में? इट वाज़ अ वेरी गुड एंथुसियास्टिक एक्सपीरियंस।
जैसे आपने बिल्कुल प्राइमरी से पूछ लिया, तो फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि ड्यूरिंग स्कूल जो है क्या कहते हैं, जिस तरह से हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हम भी उसके अकॉर्डिंग ही उसमें मतलब चलते रहे हैं, जिस तरह से चलाते रहे हैं। ये ग्रेड सिस्टम इस सब से गुजर के ही आए हैं। तो क्योंकि जो है वो बचपन से ही जो है क्या कहते हैं, मार्क्स थोड़े से अच्छे आ जाते थे, क्लास में पोजीशन आ जाती थी, तो बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा था। और जो है क्या कहते हैं, उसके अलावा स्टडीज़ में काफ़ी जो है वो इंटरेस्ट इस लिहाज से भी था कि अपने आप को कुछ बनाने की, कुछ नया करने की, कुछ बनने की ये ख्वाहिश थी, तो उसको साथ लेके चल रहे थे। तो इट वाज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो इस तरह से जो है, क्योंकि आपको बताया कि प्राइवेट स्कूल में मैट्रिकुलेशन कंप्लीट हुई है, तो वो उसमें आप यही है, आप जो है क्या कहते हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर रह के आप इनके अकॉर्डिंग ही चल सकते हैं। जिस तरह से आपको पता है आजकल जो है वो मार्क्स रेस चल रही है, तो उसमें जो है वो मज़ीद एक्सेल से एक्सेल करके आपने जाना है, मार्क्स कितने हैं, पोजीशन कितनी है। तो ये बाकी सब बच्चों की तरह हमारे साथ भी, मेरे अपने साथ भी यही था कि जी कितने मार्क्स आए हैं, कौन सी पोजीशन आई है। तो इस तरह से ऐसे चलते रहे हैं, और साथ अच्छा रहा है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मार्क्स कुछ अच्छे आ जाते थे। आई गॉट लैपटॉप स्कॉलरशिप ऑन द बेस ऑफ मैट्रिकुलेशन। देन व्हाई आई गो टू पंजाब कॉलेज, द रीजन इज दैट कि आई गॉट अनदर एजुकेशन स्कॉलरशिप फ्रॉम पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। माय इंटरमीडिएट फ्रॉम पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस इज टोटली जो है वो ऑन स्कॉलरशिप बेस्ड एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने जो है वो क्या कहते हैं, स्कॉलरशिप पे स्टडी की है। और थ्रू आउट माई इंटरमीडिएट आई नेवर पेड अ सिंगल पेनी। इस तरह से मेरा ये एक्सपीरियंस बना कि मैं पंजाब कॉलेज में गया, तो वहाँ पे क्योंकि वो मुझे स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे थे, मैंने जो है उसको ज्वाइन किया, उस अपॉर्चुनिटी को गेन किया, और फिर जो है वो ऑन स्कॉलरशिप मैंने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया। मेरे साथ वही बच्चे बैठे हुए थे जिन्होंने अपने 2 साल में कम से कम 2.5 लाख रुपया फीस दी हुई थी। जी। तो इस तरह से एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने का, एक अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ पढ़ने का एक मौका मज़ीद मिला, तो उसको हासिल किया। तो इस तरह से मेरा इंटरमीडिएट का जो तालीमी सफ़र था वो भी बड़ा आरामदायक और बड़ा अच्छा ज़बरदस्त गुज़रा। फिर उसके बाद जो है वो लाइफ में फर्स्ट टाइम जो है वो पब्लिक इंस्टीट्यूट में जाने का इत्तेफाक हुआ, तजर्बा हुआ। तो लेकिन टाइम गोज़ ऑन, ठीक है, वक़्त गुज़रा, वक़्त चलता रहेगा, वक़्त नहीं रुकेगा। आप चाहे पहले क्या थे, आपका इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने आगे क्या करना है, ये आपका वक़्त ही डिसाइड करता है। तो इस तरह से जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से पब्लिक इंस्टीट्यूट में गए हैं, वहाँ पे जाके भी अपने आप को देखिए, एक ऐसा इंसान जो अपने आप को हर माहौल के लिहाज से ढालना जानता हो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये बताना चाहूँगा, इंसान को फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। किसी भी एक चीज़ पे रिलाय नहीं करना चाहिए। लाइफ हमारी जो है वो वेरी अनसर्टेन है, ठीक है? बहुत अनसर्टेन है। ये तो ड्यूरिंग कोरोना आपको भी पता चल गया होगा, ड्यूरिंग कोविड कि लाइफ कितनी अनसर्टेन है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो इस तरह से जो है किसी एक चीज़ पे तो कभी भी रिलाय नहीं किया जा सकता था। तो इस तरह से जो है क्या कहते हैं, फिर नेक्स्ट पब्लिक इंस्टीट्यूट में वहाँ गए, वहाँ का एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर किया। तो इट्स ऑल अबाउट अ वेरी गुड जर्नी, आई थिंक। सर, अच्छा, मूविंग ऑन बायोकेमिस्ट्री, जैसे आपने बताया कि इसके बारे में थोड़ा सा हमारी पब्लिक को बताएं कि ये क्या चीज़ है, कि बायोकेमिस्ट्री कैसी फील्ड है, इसको ज्वाइन करना चाहिए, कौन कौन लोग इनको इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसका क्या फ़ायदा है। आप थोड़ा सा ब्रीफली इसको इस बारे में जरा बताइए। ओके। एक्चुअली जो है पहले मैंने आपको बताया, थोड़ा-सा एक हिंट दिया था कि ये आया कि ये मेडिकल फ़ील्ड है या मेडिकल फ़ील्ड से रिलेटेड कोई फ़ील्ड है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, बायोकेमिस्ट्री इटसेल्फ एक मेडिकल फ़ील्ड है, ठीक है? ये मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, ये एक मेडिकल फ़ील्ड है। एक्चुअली बायोकेमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री तो आप जानते हैं, आप जी जो जी। है क्या कहते हैं, डिफरेंट जो है वो मैटर की प्रॉपर्टीज़ को, फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना, किसी चीज़ की केमिस्ट्री को स्टडी करना, वो केमिस्ट्री है। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है? एक्चुअली बायोकेमिस्ट्री इज़ रिलेटेड टू द केमिस्ट्री ऑफ बायोमॉलिक्यूल। अब बायोमॉलिक्यूल्स क्या हैं? बायोमॉलिक्यूल्स वो तमाम मॉलिक्यूल्स हैं जिनके आपस में मिलने से हमारी बॉडी बनती है, ठीक है?
उनमें क्या आ जाते हैं हमारे पास, एंजाइम्स आ जाते हैं, प्रोटीन्स आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स आ जाते हैं, विटामिन आ जाते हैं। ये तमाम वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके मिलने से आपकी पूरी बॉडी, आपका जिस्म बनता है। तो इन मॉलिक्यूल्स की केमिस्ट्री को, ये किस तरह बने हैं, ये किस तरह टूटते हैं, ये किस तरह एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इन्हें क्या चाहिए, ये आपस में किस तरह ज्वाइन है, इनका हमारी बॉडी में क्या रोल है, इस सब की जो केमिस्ट्री है, सब की जो स्टडी है, उसको बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये एक मेडिकल फील्ड किस तरह से है। और एडिंग मोर इनटू दैट, कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी मेडिकल फील्ड है, जिसे हम, हमारी आम जो नेशन है, वो जिस चीज़ को मेडिकल स्टडी बोलती है, उनके अकॉर्डिंग एक इमेज है कैसा बना हुआ है कि एक बंदा होगा, उसने वाइट लैब कोट पहना होगा, वो डेस्क के सामने बैठा होगा और वो आपको प्रेस्क्रिप्शन देगा, आपका इलाज करेगा। वो एक मेडिकल प्रोफेशनल है और उसने जो स्टडी की होगी वो मेडिकल स्टडी कहलाएगी। तो इससे हट के मैं आपको ये बताना चाहूँगा, एक्चुअली वो डॉक्टर्स, वो पर्सन, वो प्रोफेशनल जिस स्टडी को पढ़ के एक मेडिकल प्रोफेशनल बने होते हैं, एक्चुअली वो स्टडी ही बायोकेमिस्ट्री है, वो स्टडी ही जो इससे रिलेटेड है। मतलब बायोकेमिस्ट्री आपको क्या बताती है? बायोकेमिस्ट्री आपको बताती है कि आपके मॉलिक्यूल्स के दरमियान किस तरह के रिएक्शन हो रहे हैं। बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो कि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी को, तवानाई को पैदा करते हैं। ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी बीमारियां, जितने भी माल फंक्शन होते हैं, वो एक्चुअली किसी ना किसी नॉर्मल प्रोसीजर के एबनॉर्मल हो जाने की वजह से होते हैं। मतलब एक कुदरती अमल के खराब हो जाने की वजह से होते हैं हमें जितनी भी बीमारियां होती हैं। अब मैं उन बीमारियों के आपको कुछ नाम बताता हूँ, जैसे डायबिटीज हो गई, जैसे लिवर से रिलेटेड कुछ बीमारियां हो गई हैं, जैसे ब्लड की कुछ बीमारियां हो गई हैं। तो ये तमाम बीमारियां एक्चुअली इन बायोमोलिक्यूल्स के रिएक्शंस में। आवाज नहीं आ रही। ठीक है। आर यू लिसनिंग मी? ओके या। हाँ, तो ये उन मॉलिक्यूल्स में ऐसी तब्दीली आ जाने की वजह से वो बीमारियां होती हैं। तो इन बीमारियों की जो साइंटिफिक रीजन है ना, वो आपको बताना बायोकेमिस्ट्री का काम है कि आया कि कौन सा फंक्शन खराब हुआ है, किसको आपने ठीक करना है, कौन से ऐसे रिएक्शन है बॉडी के अंदर जो खराब चल रहे हैं, जिनकी वजह से बीमारी हो गई है। तो फिर इस साइंटिफिक स्टडी को जो प्रोफेशनल स्टडी करते हैं और आगे जिनकी पब्लिक डीलिंग है, वो डॉक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है। एक्चुअली वी आर प्रोवाइडिंग द बेस टू द मेडिकल स्टूडेंट्स, टू द मेडिकल फील्ड, टू द मेडिकल एजुकेशन। तो ये फील्ड इस तरह से मेडिकल फील्ड है। ठीक है, तो ये है बायोकेमिस्ट्री। आप बायोकेम ने आपने देखा होगा कि बायोकेमिस्ट्री, जैसे आपने गोहर साहब ने बताया कि मेडिकल स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो इलाज करते हैं, वो उनको अ, वो चीज़ें मुहैया करते हैं कि जिससे वो आम मरीजों का इलाज कर सके। तो ये आपने अपने फील्ड के बारे में बताया, कि अपनी एजुकेशन के बारे में बताया। अच्छा, अब आपकी जो फील्ड है, आपकी छठे सेमेस्टर में आप मौजूद हैं, मजीद आपके 4 सेमेस्टर रह गए, 2 सेमेस्टर है। 2 सेमेस्टर रह गए। तो अब आप इसके बाद, यानी आप तो 1 ईयर में तो फ्री हो जाएंगे इससे, तो इसके बाद आप 5 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं कि आप इसके बाद आप क्या करना चाहते हैं? नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है आपकी, ये जरा सा बताएं। जी मैं बताता हूँ। मैं एक चीज़ इसमें मजीद ऐड करना चाहूँगा कि ये जो फील्ड है ना बायोकेमिस्ट्री, ये एक साइंटिफिक स्टडी है, ये एक रिसर्च बेस्ड फील्ड है। ठीक है, जिसमें आप रिसर्च करते हैं। रिसर्च किस तरह की करते हैं कि आपने डिफरेंट जो क्या कहते हैं मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मेडिसिन हैं, वो आपने प्रोड्यूस करनी है। चले मैं आपको इसका पहले वो स्कोप भी बता देता हूँ, जो बताना ज़रूरी था कि ये इनकी आगे किन किन प्रोफेशनल ऑक्यूपेशंस में ज़रूरत होती है। तो बायोकेमिस्ट एज अ फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं। ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मेडिसिन को बनाने के लिए जो है वो इनकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक्चुअली बॉडी के बायोकेमिकल रिएक्शन तो यही जानते हैं ना, एक ड्रग ने किस तरह रिएक्ट करना है, किस तरह नहीं करना, वो ये करेंगे। देन उसके बाद आपके पास जो बायोमेडिकल टेस्ट्स होते हैं, उसामा, जो आर ऑल्सो लिंक विद डायग्नोस्टिक लैब। आपको पता होगा कि वहाँ पे बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं। तो उनमें बायोकेमिस्ट आपको चाहिए, आपको लैब्स में बायोकेमिस्ट चाहिए।
देन उसके बाद फोरेंसिक साइंसेज में आपको पता है कि बायोकेमिस्ट आपको चाहिए। तो इस तरह से ये सब जो है वो बायोकेमिस्ट्री के ही आगे फर्दर ऑक्यूपेशंस हैं, फर्दर जो है इसके स्कोप हैं। तो अब आपका सवाल है कि मैं कहाँ देखता हूँ इसको, तो एक्चुअली जो है कि कहते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये एक रिसर्च फील्ड है, तो जो रिसर्च स्टडी होती है ना वो ऑन गोइंग स्टडी होती है। मतलब वी कांट रिलाई ऑन बीएस ओनली, ठीक है। तो उसके बाद जो है कि कहते हैं आगे बीएस के बाद एमफिल स्टडी है, एमफिल के बाद इसकी डॉक्टरेट स्टडी है, और फिर डॉक्टरेट के बाद भी आगे कंट्रीज में पोस्ट डॉक्टरेट स्टडीज हैं। तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। तो जहाँ तक इंटरेस्ट रहेगा, जहाँ तक हमारे जो रिसोर्सेज रहेंगे मेरे अपने, तो मैं तब तक स्टडी करूँगा। देन साइड बाय साइड जो है वो इसको, इसकी जो एप्लीकेशंस हैं उनके ऊपर फोकस करेंगे इंशाल्लाह। इन लैब्स, हमारी अपनी भी ये लैब बेस्ड स्टडी है, ठीक है। तब जितने भी हमने वो टेस्ट करने हैं, या फिर सबसे इसका जो आजकल जो है उसे कहते हैं पीक पे है, वो एंजाइम प्रोडक्शन है। हमारी बॉडी जो है वो टोटली एंजाइम के ऊपर जो है वो रिलाई कर रही है। वो इस तरह से कि हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शन होने हैं वो एंजाइम रिक्वायर करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट एंजाइम्स बनाना, उनकी इंडस्ट्रियल मार्केटिंग करना, वो सारी चीज़ें, तो इस तरह बेशुमार किस्म के ऐसे इसके एस्पेक्ट्स हैं कि जिनको आप अपना इकोनॉमिकल सोर्स बना सकते हैं। तो अभी तक मेरे अपने माइंड में जो है वो एक डायग्नोस्टिक लैब का एक आइडिया है। एंड फर्दर मोर मैंने आपको बताया मैं अपनी स्टडी से इंटरेस्ट चाहूँगा। पहले स्टडी है, उसे जाके कहते हैं ये एक रिसर्च है। जिस आगे जिस टॉपिक के ऊपर, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर मुझे रिसर्च करने का मौका मिलेगा, मेरी कोशिश ये होगी कि मैं उस तरफ जाऊँ। मतलब आया कि मैं एंजाइम्स को स्टडी करता हूँ, मैं प्रोटीन को, मतलब हमारी स्पेशलाइजेशन होगी ना। मतलब बीएस के बाद आगे नेक्स्ट जो पढ़ना चाहते हैं वो लोग किसी स्पेसिफिक बायोमोलिक्यूल को लेके उसके ऊपर स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद किसी स्पेसिफिक डाइजीज के ऊपर, किसी स्पेसिफिक इन्वेंशन के ऊपर, जैसे एंटीबायोटिक्स हैं, कितनी बेशुमार मेडिसिन हैं, तो उनको लेके आगे चलेंगे। डाइवर्स, इसका डाइवर्स किस्म का जो है ना स्कोप है इसका। तो इस तरह से है। ठीक है, आपने बताया बहुत अच्छे से गाइड किया कि आप किस तरह अपने बैरियर्स को क्रॉस करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। सब स्टूडेंट्स नहीं पहुँच पाते, अव्वल तो गाइडेंस ही नहीं होती उनके पास, लेकिन आप अल्लाह ताला के फजल से सब बैरियर्स को क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो क्या आपको क्या आपको लगता नहीं है कि आप ने जो सीखा है, आप जो जानते हैं वो आप आगे आपको आगे कन्वे करना चाहिए? क्योंकि मिस्टर गौहर, आप जानते हैं कि सब स्टूडेंट्स इतने अफोर्डिंग नहीं होते कि वो अच्छी स्टडीज को अफोर्ड कर सकें, अच्छे अच्छे लाइफस्टाइल अपना सकें। क्या आप ऐसा करना चाहिए कि आप अपनी जो स्टडी है वो आगे आप आगे कन्वे करें थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू यूट्यूब चैनल? इसके बारे में आप आपका क्या ख्याल है, आप करना चाहेंगे? जी उसामा, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि अगर आप कोई चीज़ स्टडी कर रहे हैं, ये जो एजुकेशन जो है ना बेसिकली नॉलेज, ये टू वे प्रोसेस है, सीखना और सिखाना, ठीक है। जब तक आप खाली सीख रहे हैं ना तो आप एजुकेशन नहीं हासिल कर रहे हैं। जब आप इसे सिखाने लग गए हैं ना तो वो असल में इल्म है। तो ये एक टू वे प्रोसेस है। इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। एजुकेशन जो है बेसिकली इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। तो आप ही बात को आगे लेके चलते हुए कि बताना चाहिए, करना चाहिए डिफरेंट जो है वो सोर्सेज के थ्रू, तो सोशल मीडिया के थ्रू। तो वाकई मैंने जो है कि कहते हैं, मैं ये चीज़ जो है वो आगे कन्वे करना चाहता हूँ कि आपके अंदर पैशन होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए जिसे लेके आप आगे चल सकें, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको अपने पास कुछ हद तक रिसोर्सेज भी बनाने पड़ते हैं। ये एक हमारी बिटर रियलिटी है कि सिर्फ पढ़ने का शौक आपको आगे नहीं लेके जाता, आपको रिसोर्सेज भी बनाने पड़ते हैं। आपने अभी खुद ही बात की है कि नहीं पता होता कई लोगों को, फिर कईयों के बाद इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वो अपनी हायर एजुकेशन स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकें। तो इस तरह से मैं इसमें थोड़ा-सा ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, आप, अब ज़ाहिर-सी बात है अगर आप पढ़ने का एक जज़्बा रखते हैं तो आपके मार्क्स भी अच्छे होंगे मोस्ट केसेज़ में। तो फिर अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे बेशुमार किस्म की, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बेशुमार किस्म की स्कॉलरशिप्स आती हैं, आप उनको अवेल करते हैं।
तो एक इनिशियल स्टेप तो जाहिर सी बात है आपको लेना ही पड़ता है, ठीक है। एक इनिशियल स्टेप आपको लेना पड़ेगा, एडमिशन लें, एडमिशन सिक्योर करें। उसके बाद आपके पास बहुत ज़्यादा ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं कि आप अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से जो है वो निपट सकते हैं। अपने एजुकेशनल जो है वो जो आपके सोर्सेज हैं उनको आप पूरा कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। उसके अंदर मैं आपको हालुस का ये बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा ऐसी स्कॉलरशिप आती हैं, खास करके जो आपकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स ऐसी आती हैं कि आप उनको अवेल करके अपने एजुकेशनल एक्सपेंसेस को मीट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे गुर आपने बहुत अच्छा एक साइलेंट मैसेज भी दिया है कि जो ऐसे नॉन अफोर्डिंग लोग हैं वो एटलीस्ट किसी अच्छे इदारे में अगर आपको पढ़ने का जज्बा है तो आप एटलीस्ट किसी अच्छे इदारे में एडमिशन लें और वहाँ पर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो आपको घर बैठे नहीं मिल सकती। थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा साइलेंट मैसेज भी दिया है। मैंने मज़ीद इसको क्लियर कर दिया है। अच्छा, अब जो स्टूडेंट्स इस बायोकेमिस्ट्री की फील्ड में मौजूद हैं या डेंटल टेक्नीशियन की डिप्लोमा कर रहे हैं या वो करना चाहते हैं इन दो किसी भी फील्ड में आने के लिए, तो आप उनको क्या गाइड करेंगे कि वो किस तरह कितने मार्क्स लें, किस तरह इसमें इस फील्ड में आ सकते हैं और किस तरह एक्सेल कर सकते हैं और किस तरह इस चीज़ को में रहते हुए सक्सेसफुल हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेंटल के बारे में बताइएगा कि वो किस तरह जो है ना इसके बारे में इस चीज़ में आ सकते हैं। ठीक है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया ना कि जो डेंटल टेक्नीशियन है ये एक प्रोफेशनल प्रोफेशनल एंड आल्सो अ सेमी प्रोफेशनल डिग्री है। अगर तो आपके माइंड में ये है कि यार मैं इसकी आगे जॉब करना चाहता हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट सेक्टर में एक जूनियर टेक्नीशियन का बीएसपी 9 ग्रेड की जॉब है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो, मैंने खुद जॉब्स में अप्लाई किया हुआ है, इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं इसी जॉब के। तो उसमें ज़रूरी है कि आप इंटरमीडिएट करें एफएससी प्री मेडिकल के साथ, ठीक है? क्योंकि ये उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आया कि अगर आपको, वो आपको जूनियर स्केल पे भी रखते हैं, जूनियर टेक्नीशियन भी रखते हैं, तो वो आपसे रिक्वायर करते हैं आप एफएससी प्री मेडिकल आपने की हो। तो सबसे पहले तो इसे सिक्योर करें, देन उसके बाद ऐसा है कि आप इसमें जो है वो अपना एक्सपीरियंस गेन करें। ड्यूरिंग डेंटल टेक्नीशियन हमारे साथ बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे जो पार्ट टाइम लैब में वर्क कर रहे थे, पार्ट टाइम दूसरे डॉक्टर्स के साथ असिस्ट कर रहे थे, जो कि उन्हें एक्सपीरियंस देता है। तो आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जब आपने अप्लाई करना है, आपको बकायदा वो अपने पब्लिसिटी पब्लिकेशन में भी जो है वो क्या कहते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसमें मेंशन कर देते हैं कि जी हमें 2 ईयर एक्सपीरियंस, हमें 3 ईयर एक्सपीरियंस जो है वो प्रोफेशनल चाहिए। तो इस तरह से आपको ये भी ज़रूरी है कि आपकी एजुकेशन के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस भी हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा डेंटल टेक्नीशियन कोर्स था, इसमें आपकी जो कॉन्टैक्ट आवर्स होते हैं वो अराउंड अबाउट 5 to 6 कॉन्टैक्ट आवर्स होते हैं। उसके बाद आप थ्रू आउट द डे आप फ्री हैं। तो बहुत से, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अपना आपको बताया कि मैं क्योंकि साथ-साथ अपनी स्टडीज़ कर रहा था, इसलिए मुझे तो ये चीज़ जो है वो एक्सेल करने का मौका नहीं मिला। लेकिन मेरे फेलोज़ जो थे, वो ज़रूर पार्ट टाइम जो है वो लैब्स करते थे, लैब्स जॉइन की हुई थी। तो इस तरह से उनका एक्सपीरियंस भी साथ-साथ ही गेन हो रहा था, ठीक है? तो इस तरह से आप अपने आप को डेंटल टेक्नीशियन में एक्सेल कर सकते हैं अगर आप जॉब करना चाहते हैं। सेकंड वन इज़ दैट कि अगर आप अपना एक बिज़नेस माइंड रखते हैं, तो आप उसमें अपनी लैब बना सकते हैं, जिसमें आप अपना खुद काम कर सकते हैं। जो आपने सीखा ड्यूरिंग योर स्टडी, तो आप उसको खुद कर सकते हैं, डॉक्टर्स के साथ अरेंज हो सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी भी है और ये आपकी जॉब अपॉर्च्युनिटी भी है। तो इस इन दोनों तरह से जो है वो आप इसको लेके चल सकते हैं, ठीक है। डेंटल टेक्नीशियन। अच्छा, ये डेंटल टेक्नीशियन डिप्लोमा है, इसका लास्ट नॉन मेरिट कितना था कि स्टूडेंट जो आना चाहते हैं वो किस मेरिट के साथ यहाँ पर आए, और इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, और कितना ये एक्सपेंसिव है, कितने एक्सपेंसेस सफ़र करने पड़ते हैं, और इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो सबसे पहले मेरिट की जो बात है उसमें यही है कि अगर आपने एफएससी की मेडिकल की हुई है तो वक्त के साथ साथ मेरिट भी बढ़ता है, ठीक है। जैसे जैसे स्टूडेंट्स मजीद आ रहे हैं, फिर आपके पास अगर आप
ख्वाहिश रखते हैं कि आप किसी जो है वो गवर्नमेंट के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको एक अच्छा मेरिट अपने माइंड में रखना चाहिए। आपको अप टू 75 to 85% तक के मार्क्स हासिल करने चाहिए, जो कि ना सिर्फ आपके उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करेंगे, बल्कि आपको नेक्स्ट आगे किसी कंपटीशन से जो है वो मीट करने में भी आपकी हेल्प करेंगे। मतलब जैसे आप जॉब वगैरह के लिए जाते हैं तो उसमें भी आपको हेल्प करेंगे। तो अगर आपने किसी पब्लिक इंस्टीट्यूट में जाना है तो फिर तो आपको जो है वो एफएससी में इतने मार्क्स अपने माइंड में रखने चाहिए। ठीक है। तो सेकंड आपने पूछा है कि इसकी एक्सपेंसेस क्या हैं, तो एक्सपेंसेस अगर तो आप किसी पब्लिक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं तो कोई एक्सपेंसेस इतने ख़ास नहीं है। मतलब आपके जो फी होगी वो मैक्सिमम जो है वो 10 to 15,000 पर ईयर होगी, क्योंकि आप उन्हें खुद ड्यूरिंग स्टडी भी सर्व कर रहे हैं, तो वो उनके लिए वो ज़्यादा बड़ी बात होती है कि आप उनके जो है वो प्रैक्टिकल लेबर हैं विद स्टूडेंट्स। ठीक है। तो इसलिए पब्लिक इंस्टीट्यूट में तो इतनी इसकी जो फी एक्सपेंसेस हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये उतना ही एक्सपेंसिव है जितना कि कोई प्रोफेशनल डिग्री किसी ग्रेजुएशन लेवल की होगी। जैसे मिसाल के तौर पर इनकी पर ईयर फी जो है वो आपको कम से कम जो है वो आई थिंक जब मैंने किया था तब 60,000 फीस थी एक पैरेलल किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। और अब क्योंकि आज तकरीबन 4 साल हो चुके हुए हैं तो अ, ये एक्सपेंसिव हो जाएगा आपके लिए। मतलब आपको 2 lakhs में भी पड़ सकता है। तो इस तरह से ये एक्सपेंसेस का फी एक्सपेंस है इतना। सेकंड, इसमें मैंने आपको बताया कि ये एक प्रोफेशनल डिग्री है। इसमें आपको जो है वो लैब वर्क करना पड़ता है, तो उसमें आपको कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं जो कि अपने अंदर एक बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी रखते हैं। उनकी बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ मौजूद हैं मार्केट में। तो वो सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा जो टूल है वो मार्केट में पड़ा हुआ है। वो आपके अपने ऊपर ही है। उसमें अगर मैं आपको कोई रफ आइडिया दे सकूँ तो मेरा ख्याल है कि वो टोटल जो आपका अपरेटस है, जो मिनिमम 10 to 15,000 एंड मैक्सिमम तो मैं आपको उसका बता भी नहीं सकूँगा। मेरा ख्याल है कि वो कितना क्वालिटी वाइज़ अपना उससे लेके चलना पड़ेगा। लेकिन फिर मैं आपको ये बताता चलूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है, अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं तो with some low quality tools and इक्विपमेंट्स यू कैन स्टार्ट। आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर इंशाल्लाह जैसे जैसे आप प्रोफेशनल होना शुरू करेंगे, मतलब आप अपनी वो प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, कोई अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट करेंगे, तो आप अच्छे टूल्स को भी हासिल करने के काबिल हो जाएंगे अपनी इनकम के साथ, अपने इकोनॉमिकल सोर्सेज के साथ। तो नथिंग समथिंग डिफिकल्ट। ठीक है। तो 85% मार्क्स आपको चाहिए होंगे, और अगर आपने गवर्नमेंट ये मैं इंस्टीट्यूट आपको में ये एडमिशन मैं लेना आपको एक वेरी बहुत ज़्यादा एक आइडिया दे रहा हूँ जिसके है, बाद आप मतलब आप कर सकते हैं। वैसे तो बेसिक। एफएससी में अगर आपके 60% मार्क्स हैं तो आप एडमिशन सिक्योर करने में इंशाल्लाह इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, यानी अगर आपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है तो आपके आपके मार्क्स 85% आने चाहिए। लेकिन अगर आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में लेना चाहते हैं तो 60% से भी आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन उसमें सिक्सटी आपने परसेंट से आपका पब्लिक इंस्टीट्यूट में भी हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्योंकि पहले ये उस मैट्रिक बेस्ड था ये डिप्लोमा, लेकिन जब से उन्होंने इसे एफएससी बेस्ड किया है ना, तो तब से एक एज, एक प्रायोरिटी, एक प्रेफरेंस जो है वो इंटर वालों को, एफएससी वालों को ये देते हैं। तो इस तरह से आपके मैट्रिक में मार्क्स अच्छे हों, मैट्रिक में आपके मार्क्स अच्छे हों और इंटर में अगर आपके 60% मार्क्स भी हैं तो आप एक आइडिया अपने माइंड में रख सकते हैं कि मैं वाकई इसके लिए जो है वो क्वालिफाई कर जाऊंगा। बट अगेन उसमें जितने जिस अमाउंट के स्टूडेंट्स आएंगे वो भी मैटर करेगा, ऐसे ही। ये बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपको एक बड़ा आइडिया दिया है कि अगर आप उस चीज़ को अपने माइंड में रखेंगे तो आपके लिए इजी होगा बात। यानी इनडायरेक्टली आप यही है कि 85% एटलीस्ट मार्क्स हो तो फिर आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन सिक्योर हो सकता है।
जी जी। अदरवाइज कुछ कह नहीं सकते, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। हाँ, कुछ कह नहीं सकते इसमें, बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते आप। हाँ जी। तो आपने जैसे बताया इसकी मांग भी बहुत है, इसमें आप एक्सेल भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, इसमें अपना स्टार्टअप भी कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है वक्त के साथ साथ अवेयरनेस लोगों को आती जा रही है और लोग इसकी तरफ रश रश कर रहे हैं, एक झुंड की सूरत में आ रहे हैं। जैसे जी हम लोग भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला रहे हैं कि बुक्स फील्ड के बारे में। तो इसी वजह से उस फील्ड पे आने के जैसे 5 साल पहले जैसे जो अमाउंट थी वो डबल से ट्रिपल हो गई है और मज़ीद बढ़ती जा रही है। और अब बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें आते हैं, डेंटल इस कोर्स को करने के लिए आते हैं। गौहर आप मुझे बताइए कि बायोकेमिस्ट्री के फील्ड में आने के लिए हमें एक एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, किस तरह जो है ना वो इसमें एक्सेल कर सकता है, किस तरह जो है ना वो सक्सेस हासिल कर सकता है इस फील्ड में। जैसे आपने बताया कि ये मेडिकल स्टूडेंट्स ही होते हैं, ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये मेडिकल स्टूडेंट्स ही होते हैं और डॉक्टर्स को ये एक स्टडी प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह आपने पेशेंट के साथ सलूक करना है, डील करना है। तो इसके बारे में बताइए कि इस पे आने के लिए आपको किन बेसिक बैरियर से, किन बेसिक क्राइटेरिया को पूरा करते हुए यहाँ पर आना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसमें ऐसा है कि आप हमारे पास, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिस ईयर, इस साल भी हमारे क्लास में से एक स्टूडेंट जो है वो एमबीबीएस के लिए क्वालिफाई करके गई है, जो कि लाहौर में सर्विसेज इंस्टीट्यूट में पढ़ रही है। ठीक है। तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं हमारी फील्ड में, वो यही है जो बस कुछ मेरिट से, कुछ पॉइंट में डिफरेंस की वजह से एमबीबीएस में, मेडिकल में, बीडीएस में एडमिशन होने से रह गए, तो वो उन्हें बायोकेमिस्ट्री ज्वाइन करना पड़ा। इसका मेरिट बिल्कुल उतना ही है जितना किसी मेडिकल फील्ड का है, एमबीबीएस का है, बीडीएस का है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी अपनी यूनिवर्सिटी में, हमारी अपनी क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, दे आर 1000+, दे हैव 1000+ मार्क्स इन एफएससी। ठीक है। तो जस्ट किसी वजह से उनका टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, उनका मेरिट नहीं बन सका, तो वो बायोकेमिस्ट्री में आ गए। तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये आपको 92%, 93%, आप पंजाब यूनिवर्सिटी का मेरिट देख लें, आप एग्रीकल्चर का देख लें, आप हाउसिंग जिक्रिया का देख लें, 92-93% तक आपको जो है वो इसका मेरिट चाहिए होता है बायोकेमिस्ट्री में एडमिशन लेने के लिए। अच्छा, एमबीबीएस का भी सेकेंड इज बताइए दैट, कि उसका मेरिट क्या है, लास्ट नंबर जैसे आपने अप्लाई करते रहे हैं उसका मेरिट भी साथ ही बता दें और बीडीएस का भी बता दें। जी जी। तो इस साल से जो पिछला साल था, यानी कि आज से 2 साल पहले, जो मेरिट था वो क्लोज हुआ था 92.5% पे। और इस साल क्योंकि इन्होंने हमारे 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स काउंट किए थे एफएससी में से, जो कि हमारे साइंस सब्जेक्ट्स थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एंड देन उन्होंने बाकी परसेंटेज रखी थी मेडिकल टेस्ट के ऊपर, मेडिकल एडमिशन टेस्ट के ऊपर। तो इस साल भी मेरिट राउंड अबाउट इतना ही आया है, 92, 91 पॉइंट समथिंग इतना ही आया है। ठीक है। क्योंकि ये मेरिट बेस करेगा आपकी एफएससी और एमडी कैट के टेस्ट के ऊपर, तो इस तरह से इसकी कंपोजिशन ज़रा डिफरेंट है, 50-50%। और बाकी जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे मैंने अपनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का बताया, तो ये 70-30 लेते हैं, मतलब इनका अपना एक टेस्ट होता है, एडमिशन टेस्ट, ये उसके अकॉर्डिंग 70-30% लेते हैं, 70% एफएससी और 30% लेते हैं। तो इस तरह से जो परसेंटेज बनती है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, किसी भी तरह से कोई भी परसेंटेज बना लें, जो आपको इन फील्ड्स में आने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो परसेंटेज रिक्वायर है, वो काफ़ी हाई है। ठीक है। जस्ट इतना कि जिन बच्चों का मेडिकल में, पब्लिक इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन नहीं हो पाया, वो फिर आगे बायोकेमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, ऐसे की फील्ड्स में जो है वो जाते हैं। ठीक है। जैसे आप बात कर रहे थे साथ साथ मैं एस्टिमेट भी लगा रहा था कि आप चेक करें कि डेंटल टेक्नीशियन डिप्लोमा, फिर बायोकेमिस्ट्री का बीएस में बीएस, फिर बीबीएस में, इन सब का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बहुत ज़्यादा पैरेलल चलता है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि उसमें कि डेंटल टेक्नीशियन डिप्लोमा में और बायोकेमिस्ट्री में एमडी कैट नहीं है। ऐसा ही है कि नहीं? जी जी, वैसे। जी।
लेकिन एमबीबीएस में आपको एमडी कैट का बैरियर क्रॉस करके आना पड़ता है। लेकिन मेरिट ऐसा जो है आप देखें सबका हर चीज़ का पैरेलल चल रहा है। 85% ऐसी है। आपको 85% मार्क्स चाहिए आपको डेंटल टेक्नीशियन डिप्लोमा के लिए। आपको 90% 91% मार्क्स चाहिए बायोकेमिस्ट्री में आने के लिए, और 92 पॉइंट समथिंग परसेंट मार्क्स चाहिए आपको एमबीबीएस में जाने के लिए, प्लस एमडी कैट क्राइटेरिया। सो जी। ये है हमारा पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम। आपको आपके पास 1% छोड़े 0.5 0.25% की गुंजाइश भी नहीं है कि आप इतने नहीं हो। परसेंट से भी आप रह सकते हैं। मैंने जी। बहुत सारे केसेस ऐसे भी आए हैं कि जैसे आपने बताया कि आपके के मार्क्स जो हैं कितने ज़्यादा मैटर करते हैं। मैंने भी देखा है कि 0.5% से एमबीबीएस में जाने से लोग रह जाते हैं। यानी ऐसे ही। उससे 0.5% से उनका लेट्स सपोज उनका एक ड्रीम जो है वो पूरा होने से रह गया। राइट। उनका एक सालों से, कई दहाइयों से ख्वाब था कि हम मैं एक डॉक्टर बनूंगा, मैं एक अच्छी इंस्टीट्यूट में जाके एक डॉक्टर की डिग्री हासिल करूंगा, एमबीबीएस की डिग्री हासिल करूंगा। और आप देखें कि एमबीबीएस कोई मास्टर्स डिग्री नहीं है, एक बैचलर डिग्री है। इसके बैचलर इसके डिग्री। बाद भी इसके अंदर मास्टर्स भी आपको कर सकते हैं। और पोस्ट को उसका अचीव इससे भी करने के ज्यादा लिए मेरिट है। कई पोस्ट को अचीव करने के लिए आपको इस फील्ड में मास्टर्स करना पड़ता है। जी। आप मतलब कि एक हद से ज्यादा इससे एक्सेल भी नहीं कर सकते। तो ऐसे ही है बहुत ये। बहुत ही बेहतर आपने एक अप्रोच की है कि आपने उसको थोड़ा सा यू टर्न लेके आप इस बाइक म्यूजिक फील्ड में आ गए हैं, और हो सकता है आप इसमें अच्छा एक्सेल कर भी जाए। तो इंशाल्लाह। ये है हमारा ये है आपने एक मैसेज भी दिया, आपने बहुत अच्छा गाइड भी किया हमारी यंगस्टर्स को कि आपने आपने बिल्कुल घबराए बगैर अगर आपका एडमिशन होता है, आपने तो 100% आपने कोई आपने रोक नहीं रखनी कि आप क्राइटेरिया को, आप मेरिट को अचीव करें। सेकंड, अगर आपका नहीं होता तो आप किसी और फील्ड में भी जाके अच्छा एक्सेल कर सकते हैं, और जी। अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो है उसको उसको आगे ले अपने इंटरेस्ट को आगे लेकर जा सकते हैं। तो ये है आपने बहुत अच्छा गाइड किया, बहुत ज़्यादा अच्छा हमें लगा। तो बस यहीं पर मैं इस इंटरव्यू को एंड करना चाहूँगा। एंड लास्ट पर हमारी पब्लिक को हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप थोड़ा सा अपना जैसे आपने बहुत बहुत एक्सपीरियंस भी रहा है, आपको बहुत बेहतर क्रॉस किए हैं, आप थोड़ा सा बताएं कि आप किस तरह आपको कैसा एजुकेशन सिस्टम चाहिए था, और कैसा वो नहीं था, मतलब कि उसमें आपको क्या कमियां खामियां नजर आई। आपको इस अगर आपको मौका मिले इसको इम्प्रूव करने का, तो आप कैसे इसको इम्प्रूव करेंगे, क्या क्या चेंजेस लाएंगे। सेकेंडली, आप हमारे यंगस्टर्स को एडवाइस करें कि आप ये लास्ट पीस ऑफ एडवाइस होगा कि आप किस तरह जो है ना आपने फ्रॉम स्टार्ट टू एंड आपने किस तरह जो है ना अपने मतलब कि स्किल्स को अपडेट करना है, किस तरह अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, आप उसके बारे में हमारी यंगस्टर्स को लास्ट पीस ऑफ एडवाइस दे दें, फिर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट कि एजुकेशन सिस्टम, उसामा आप जानते हैं कि हर इंसान जो है वो सेम कैपेबिलिटीज़ का, सेम एबिलिटीज़ का हामी नहीं होता है। उसे हर पर्सन जो है वो एक दूसरे पर्सन से डिफरेंट है। हर पर्सन की इंटेलिजेंस का लेवल दूसरे पर्सन की इंटेलिजेंस के लेवल से डिफरेंट है। तो इस तरह से, क्योंकि हर पर्सन अपने अंदर एक डिफरेंट क्वालिटी रखता है, तो इसलिए आप उसको किसी एक क्राइटेरिया से जज नहीं कर सकते हैं, जैसा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में किया जाता है। मतलब एक ही टेस्ट रख दिया है, उसमें आपको बिठा दिया जाता है, और आपका हर तरह से जो है क्या कहते हैं, आपको कहते हैं कि जी आप सब इसमें बैठ जाएं, जो इसमें जो है वो इसको क्वालिफाई करेगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो होता है कि कोई बच्चा केमिस्ट्री में अच्छा है, कोई फिजिक्स में अच्छा है, कोई उर्दू में अच्छा है, कोई इंग्लिश में अच्छा है। तो हर पर्सन की कैपेबिलिटीज, हर पर्सन की जो है वो एबिलिटीज डिफरेंट है, बिल्कुल इंटेलिजेंस लेवल हर पर्सन का डिफरेंट है। तो एक तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट है कि वो सबको एक ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर जज करना स्टार्ट कर देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसी पे इसका हल क्या होना चाहिए? देखिए, इसका हल जो है ना,
वो आपको किसी बड़े पैमाने पे करना पड़ेगा। वो इस तरह से कि ये जो आपका एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट ही जहाँ से होता है, आपकी स्कूल लेवल की जो एजुकेशन है, वहीं से आपको क्या आपकी करियर काउंसलिंग करनी चाहिए। आपके टीचर्स आपको आपके पेरेंट्स से भी ज़्यादा जानते हैं। आप ड्यूरिंग एजुकेशन आप इतना घर से बाहर रहते हैं जितना आप घर के अंदर नहीं रहते। मतलब एक बच्चा है, उसने 6 घंटे की अपनी स्कूलिंग की है, फिर उसके बाद वो खाना खाने के बाद फिर ट्यूशन चला गया है, तो मतलब आप 10 से 12 घंटे घर से बाहर रह रहे हैं। तो किन के दरमियान रह रहे हैं? आप अपने टीचर्स के दरमियान रह रहे हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं। वो जानते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, वो आपको बेहतर जानते हैं कि आप किस चीज़ को बेटर जो है वो अंडरस्टैंड करते हो। उनका ये काम होना चाहिए, उनके साथ एक करियर काउंसलिंग टीम होनी चाहिए जो कि गाइड करे कि कौन सा बच्चा आगे किस फील्ड को जो है वो ज्वाइन करके उसमें सक्सेस हासिल कर सकता है। तो ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है। एंड सेकंड आपने ये बोला है कि मैसेज क्या होगा। यार मैसेज यही है कि जो कंपटीशन चल रहा है, जो दौर चल रहा है, इसमें आपको अपने आप को वक्त के साथ साथ अपग्रेड करना पड़ेगा। किसी एक चीज़ पे मत रुक जाएं, किसी एक चीज़ के पीछे ना लग जाएं। अपने पास प्लान ए बी सी भी रखें। ठीक है। तो इस तरह से चलें और अपना थोड़े करेजियस हो जाएं, हौसला रखें। ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर रिलाय जो है वो करके अपने आप को थकाएं ना। अपनी एनर्जी सेव करें। आने वाला जो दौर है बहुत ज़्यादा लेथार्जिक है। आपको अपनी एनर्जी सेव करनी है। किसी छोटे एक पॉइंट पे, जैसे आपने भी बताया, एमबीबीएस इज नॉट द एंड। वो लोग आगे स्पेशलाइजेशन करते हैं, वो आगे डॉक्टरेट लेवल तक जाते हैं। ये तो एक इनिशियल स्टेप है। अगर आप यहीं पे अपने आप को थका देंगे तो आप आगे कैसे जाएंगे? ठीक है। किसी एक स्टेप को ना चूज करें। और सेकंड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अपना टाइम ना वेस्ट करें। ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैंने इम्प्रूवमेंट की, चले मेरा तो टाइम जो है वो सेव इस तरह से हो गया कि मैंने साथ डेंटल टेक्नीशियन ज्वाइन कर लिया, मैंने उसे कैरी कर लिया। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं साला साल, मैंने 4 साल 5 साल 6 साल की भी जो है वो स्टोरी सुनी हुई है कि जी बच्चा बैठा रहा है, उसने एडमिशन का वेट करता रहा है। और कहाँ खड़े हैं आप? यहाँ तो एक साल में जो है वो क्या से क्या हो जाता है, हुकूमतें बदल जाती हैं, हर एक चीज़, आप प्राइसेस इन्फ्लेशन देख रहे हैं अपनी इस कंट्री में क्या चल रही है। तो आपको ना नहीं चाहिए ऐसा कि आप अपना टाइम वेस्ट करें। अपने माइंड में मैंने जैसा आपको पहले बताया, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, 3-3 प्लान रखें। ये नहीं तो ये नहीं तो ये। तो उस तरह से चले। आपको देखें, टाइम गुजर जाना, टाइम ने किसी का साथ नहीं देना। जो चीज़ आपके पास एक वक्त में मौजूद है, अगले वक्त में वो आपके पास मौजूद नहीं रहेगी। फिर जिस छोटे स्टेप को आप इजी समझ रहे थे, अगली दफा वो स्टेप भी आपके लिए इजी नहीं रह जाएगा। तो इसलिए ऐसा करें कि आप अपने सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, अपने हालात को देखते हुए एक बेटर फैसला कर लें। ठीक है। किसी एक चीज़ पर रिलाय ना करें, मेहनत करें, टाइम टू टाइम जो है इसको चलें, टाइम की स्पीड के साथ मैच करने की कोशिश करें। और इंशाल्लाह अगर आप वक्त वेस्ट नहीं करेंगे, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे, एनर्जी लगाएं, लेकिन उसे एक सेंसिबल वे में यूज करें। ठीक है। तो इस तरह इंशाल्लाह नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम सक्सेस। ठीक है। आपने बहुत अच्छा गाइड किया। मैं मेरा ख्याल है कि मैं इसमें कुछ ऐड ना करूँ तो अच्छा है, क्योंकि आपने पहले ही बहुत अच्छा गाइड कर दिया है, बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। तो ये था हमारा आज का इंटरव्यू मिस्टर गौहर अशरफ के साथ। आप इनसे के साथ कनेक्ट करें, अपने सवालात करें और अपनी लाइफ को मज़ीद बेहतर करें। जैसे उन्होंने बताया कि अपनी करियर प्लानिंग शुरू से करें। आपका एक प्लान अगर वर्कआउट नहीं करता तो आप नेक्स्ट प्लान की तरफ जाएं, फिर उसके वो भी नहीं करता तो उससे भी नेक्स्ट प्लान की तरफ जाएं, अनटिल अनलेस कि आप किसी किसी फील्ड को अचीव करने में 100% सक्सेसफुल नहीं हो जाते। 100% ना ही सही, लेकिन आपको आपको सक्सेसफुल होना है। तो ये है हमारा आज का इंटरव्यू। मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ। एक बहुत अच्छा इंटरव्यू मैं लेके आ रहा हूँ। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। एक मिनट ठहरो जरा।